नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सुमित जी, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तो मोहर लग गई है, लेकिन आज जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर शिंदे भी थे, अजित पवार भी थे, लेकिन वहां पर शिंदे ने ये कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा या नहीं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वेल, सच बोले तो पूरा ये जो शिंदे का एपिसोड चला, शिंदे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। हम्म, उसको ऐसा लगा था कि कुछ भी हो वो ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और जिस तरह के नंबर्स आए, जिस तरह से आरएसएस ने ग्राउंड पे काम किया, उसके बाद में जिस तरह से एक वेट डाला गया कि ये पूरी विक्ट्री इज अ मैंडेट फॉर देवेंद्र फडणवीस एंड नोबडी एल्स, वहां से हमने तमाशा देखना शुरू किया कि कैसे गड़बड़ी चालू हुई, कैसे शिंदे गांव चले गए थे। हम्म। जैसे एक जमाने में रूठी हुई लोक बीवियां भवन। को गांव में चली जाती थी, तो वहां से वापस आए हैं। उनका इशू फर्स्ट था कि मुझे ही सीएम बनना है। हम्म, मुझे कई सूत्रों से पता चला है कि शिंदे दिल्ली गए थे और खुद का एक बहुत बड़ा सक्सेस का लिस्ट, जैसे अगर हम एनालॉजी दे तो हम्म, जो जॉब करता है ना, वो एचआर के सामने एक इंटरव्यू देता है। हाँ, कि मैंने पूरे साल में ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, तो मुझे अच्छा अप्रेजल मिलना चाहिए या हम्म, प्रमोशन मिलना चाहिए। तो दिल्ली में किसी के पास गए थे, एक बड़े नेता, दिग्गज नेता के पास। और मुझे सुनने में आया है, ये सरकारी सूत्रों से ही है, हम्म। कि वो एक दिग्गज नेता ने बोला कि ये सब छोड़ो, ताजमहल बिकने के लिए कभी नहीं रखा जाता, बाकी बोलो। तो 3 मिनट के अंदर ये हुआ, 5 मिनट के अंदर मीटिंग समाप्त हो चुकी थी। ये चुनाव के पहले हुआ था। हम्म। और उसके बाद में तो आपको पता है क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने मिला, तो उनका दूसरा था कि मैं कैसे उप मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि उनका एक प्रेस्टीज इश्यू आ गया था कि अब मैं तो देवेंद्र मुझे रिपोर्ट करता था, तो अब मैं कैसे देवेंद्र को रिपोर्ट कर सकता हूँ। शिंदे ने ये नहीं सोचा कि एक जमाने में 5 साल तक उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को रिपोर्ट किया है, बिल्कुल। और उसके बाद में 2.5 साल तक, जबकि देवेंद्र फडणवीस के पास शिंदे से 2.5 गुना ज्यादा विधायक थे, एमएलए। तब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को रिपोर्ट किया है हम्म। एज हिज डेप्यूटी। बिल्कुल। तो ये एक प्रेस्टीज इश्यू आ गया था शिंदे के पास, तो उसको ये ऑप्शन था कि श्रीकांत शिंदे को बनाया जाए, फिर हम्म, दादा भूसे को बनाया जाए, फिर और किसी को बनाया जाए, देसाई करके एक है। हम्म, तो ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे थे। इसके अंदर भी ये था कि अगर वो किसी को उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो प्रॉब्लम आता है कि देयर विल बी ड्यूअल पावर सेंटर्स। हम्म, और ड्यूअल पावर सेंटर से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कल सुबह अगर 30-40 लोगों को डिफेक्ट करना हो, जैसे शिंदे डिफेक्ट होके यहाँ आए, तो दैट इज ऑल्सो ईजी। और बीजेपी भी बहुत क्लियर था कि भैया, जितना मुझे समझ में आया मेरे सूत्रों से, कि बीजेपी भी चाहता था कि कंटिन्यूटी रहे एंड एकनाथ शिंदे कंटिन्यूज एट मैक्स, हम्म, यू नो हिज सन कंटिन्यूज, इफ इन हम्म, केस एकनाथ शिंदे को प्रेस्टीज इश्यू आ रहे हैं तो। उसके बाद में दूसरे सब टर्म्स है, क्योंकि डिप्यूटी सीएम, उसको पता चल गया था कि वो सीएम नहीं बन रहे, फिर उन्होंने शर्तें बढ़ाना, यानी अपिंग द डिमांड्स चालू कर दिया कि मुझे अब गृह मंत्रालय चाहिए, मुझे रेवेन्यू चाहिए, फिनेंस चाहिए। जबकि फिनेंस तो था इसके पास, अजीत अजीत पवार पवार। के पास। उसके हम्म, बाद में उनको इंफॉर्मेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो भी चाहिए था। फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट डाला कि अगर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होते हुए गृह मंत्रालय रख सकता है, तो हम्म, मुझे क्यों नहीं दे सकते। जबकि पॉलिसी ये है कि भाजपा ने हमेशा गृह हम्म, मंत्रालय खुद के पास ही रखा है, वो जहां भी सरकार बनाती है। हम्म, तो ये हुआ, बाद में डिमांड्स बढ़ने लग गए। चेयरमैन, स्पीकर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम्म, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन यूनियन। हम्म, उसके बाद में आया एक गवर्नर का भी पोजीशन चाहिए।
तो ये सब डिमांड्स इसलिए कि अगर मैं सीएम डिप्यूटी नहीं। सीएम बनता हूँ तो मुझे ज्यादा में ज्यादा मांग के जितना निकाल सकूं निकाल लेता हूँ। अब भाजपा को भी ये प्रॉब्लम था कि वो अगर 5 साल अपोजिशन में बैठा तो रोज वो एक स्टेटमेंट मारेगा, मैंने ये ऐसे किया, भाजपा गलत कर रही है। तो एक हाँ। रोज का एक एक कहावत है, ये नरसिम्हा राव के टाइम में था। नरसिम्हा राव ने कुछ अनकंफर्टेबल लोगों को भी साथ में रखा था, तो बोला क्यों रखा है, तो बोला इट्स बेटर दैट a person is in the tent and pees outside instead of he being in the tent and peeing outside the tent and peeing inside। यानी ये साथ में रहे, इट्स बेटर रादर देन डूइंग ऑल द नॉनसेंस। और उसकी न्यूसेंस वैल्यू भाजपा को पता थी और इसको पता है कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू भाजपा को पता है, इसलिए ही प्लेड अ हार्ड गेम। अभी भी क्या कभी हाँ कभी ना जैसी सिचुएशन है, वो शायद और कुछ मनाने के लिए ये 8 बजे तक डिले किया है, लेकिन अगर हम देखें तो दिस इज अ टिपिकल शिवसेना सिंड्रोम प्रेजेंट एवरीवेयर। पहले लेकिन उद्धव ने भी आप देखे। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये जो एक तरह से एक सितारा चले गए, गांव चले गए, फिर आ रहा था कि तबीयत बड़ी खराब है, डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, ये सब ड्रामे ही थे? क्योंकि आज तो भले चंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ रहा है, हालत खराब नहीं है, तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बैठे हुए थे खिलखिलाते हुए? अब वही तो मैं कह रहा हूँ मंजू जी, इनका क्या है, आप अगर हिस्ट्री में जाएं 2014 में उद्धव ठाकरे भी 3-4 महीने तक कोप भवन में बैठे थे। उन्होंने तब तक एग्री नहीं किया, फिर बीजेपी ने मनाया, बहलाया, फुसलाया, सब कुछ दिया, तब वो आए। ये उनकी एक फितरत है कि उनको सब कुछ खुद के लिए चाहिए। दे नेवर लीव एनीथिंग ऑन द टेबल, दे आर नॉट रीजनेबल के सामने वाले का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से सामने वाले का राइटफुल शेयर क्या होता है, नहीं सब कुछ मुझे ही चाहिए। और शायद महाराष्ट्र में बीजेपी भी इन लोग के लिए बहुत काइंड है, बहुत ज्यादा दिलदार है कि इनको एंटरटेन करते हैं। तो ये उद्धव ठाकरे ने जो किया वही एकनाथ शिंदे ने रिपीट किया। बिल्कुल। सिर्फ उसने 2019 का वो रिपीटिशन नहीं किया, 2014 का तो पक्का किया, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि उसको भी पता था कि उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा तो दो प्रॉब्लम हो जाएंगे। वो क्यों इतने जल्दी हेल्दी हो गए, उनको पता था पहले से ही कि दो चीजें हैं। एक तो भाजपा के पास खुद के ही 132 विधायक है, अजीत दादा के विधायक के साथ उसका काम हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। उसकी खुद की पार्टी में 10-15 लोग तो भाजपा के हैं। जो भाजपा से आए अगर हैं और इनकी टिकट पे लड़े। यस, अगर इन लोग सब छोड़ के गए और वापस इलेक्शन हुए तो उन लोग तो भाजपा में ज्वाइन होंगे। उससे बड़ा प्रॉब्लम एकनाथ शिंदे क्यों फटाफट ठीक हो गए, उसको उसके खुद के पार्टी में से प्रेशर आया होगा, भैया हम पावर के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमें पावर चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हम सत्ता के बिना तो जी नहीं सकते। सत्ता के लिए ही तो हम लोग उद्धव को छोड़कर आए थे भाई। एग्जैक्टली और उससे भी ज्यादा सत्ता के लिए नहीं, तब और एक प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी फाइलें पास नहीं होते थे, उनके विधायक के फंड जो होते थे वो पास नहीं होते थे, उनके जो भी बिल्स आते थे वो पास नहीं होते थे। उनको कहा जाता था कि अजीत दादा के पास जाओ, अजीत दादा कुछ क्लियर नहीं करते थे। इनको पता चल गया था कि भैया हम तो सरकार में होते हुए हमारे सीएम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसलिए उन लोग छोड़ के यहाँ आए। ओके, अब दूसरी मजे की बात, ये अगर आगे अगर ये लोग बाहर बैठेंगे तो अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी कि कोई इसकी फाइल पास नहीं होनी है, कुछ नहीं होना है, तो इन लोग का धंधा कैसे चलेगा। तो एकनाथ शिंदे को ये भी पता था कि ये लोग कल सुबह पलटी मारने में भी एक्सपर्ट है। एक तो वेव बन चुका है हिंदुत्व का, इन लोग अगर इन लोग गद्दारी करेंगे जैसे उद्धव ने एक जमाने में की, तो ग्राउंड पे क्या हालत हो जाएगी। तो उनको पलटी मारने के लिए रीजन भी होगा कि हमने तो हिंदुत्व के लिए वोट लिए थे, तो अब हम हिंदुत्व से अलग नहीं हो सकते। और 15 लोग ये और दूसरे 25 लोग 40 लोग निकल गए, तो एकनाथ शिंदे के पास क्या बचेगा। तो उनको उसको भी पता था, इसलिए वो फटाक से हेल्दी हो गए। उनको पता था अगर ये ज्यादा लंबा खींचा, ये एक आयाम है, मैं दूसरा आयाम इसके बाद में बताऊंगा। इसको ये भी पता था कि ये अगर वो टिके, अगर वो मंत्री पद ले लेंगे और सब बराबर करेंगे और सरकार में रहेंगे तो ही इनके विधायक इनके साथ रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि शिंदे का के पास काडर नहीं था, जो मैंने आपके आई थिंक पहले या दूसरे शो पे बात भी की थी कि करी थी कि ये तो ऐसा था जैसे एक दुल्हन आई है दहेज के। दहेज के बिना।
ओके, हाँ, उसके ऊपर मुझे सुनने में आया है कि लोगों को अच्छा भी नहीं लगा था, कुछ हाँ, क्रिटिसिज्म भी आया था, हुँ, लेकिन उनके पास काडर नहीं था तो किसने काम किया? आरएसएस ने काम किया, भाजपा के लोगों ने काम किया, तब इन लोग चुन के आए। और बिल्कुल। दूसरा है कि शिंदे का कंट्रोल नहीं है खुद के लोगों पे। आज मैं आपको एक सांसद का नाम नहीं दूंगा, हुँ, लेकिन वो सांसद की सीट कल हुँ, लास्ट दिन है, आज शाम को उनका नाम फाइनल किया गया या अनाउंस किया गया। हुँ, तो किसी ने पूछा और चेक किया कि भैया क्या है, मेरे सूत्रों से बातें हो रही थी, तो बताया गया कि शिंदे ने नाम डिसाइड करके रखा था, लेकिन बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि नहीं तो पार्टी में ही विद्रोह हो जाता। उनका अच्छा, पार्टी पे भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन्होंने कल फॉर्म भरने का लास्ट दिन है और आज उन्होंने शाम को नाम अनाउंस किया। हुँ। उतना तो उसका कंट्रोल नहीं है खुद के ही लोगों के ऊपर। तो उसको पता है कि भैया गड़बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ बिखरने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो हेल्दी हो गए। पर एक चीज़ और है कि आप ये सोचिए कि इतना लंबा टाइम भी ले लिया, अभी भी ये कहा जा रहा है कि सोच के बताऊँगा और कहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि बैठक चल रही थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में कि मंत्रिमंडल में कौन-कौन लोग शामिल होंगे, किसको क्या दिया जाएगा। तो शिंदे तो अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको डिप्टी बनना है या नहीं। सी वो अभी भी प्रेस्टीज इशू रहेगा ना, क्योंकि वो 2.5 साल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब उप मुख्यमंत्री रहना उनके लिए गवारा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जो मैंने शब्द यूज किया वो उसका प्रेस्टीज इशू बन गया है तो कि इसका भैया मतलब वो अब तो मैं। कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि पीएम मोदी ने फ़ोन किया, गृह मंत्री ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा तो मैं बनने को तैयार हो गया। मुझे लगता है ऐसी भूमिका तैयार की जा रही होगी। तो शायद उससे भी बड़ा होगा कि मैं महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए करना चाहता हूँ और फिर महाराष्ट्र की सेवा में मेरी जरूरत है, वैसा पीएम मोदी ने कहा। वैसा सब कहानी बनाएंगे, लेकिन वो सब अब होता है, वो चलते रहेगा। क्या है, सी ही हैज टू प्ले टू द गैलरी ऑफ हिज ओन ऑडियंस। उसके हुँ, खुद के समर्थकों का भी एक ऑडियंस है, तो हुँ। उसके सामने भी उसको प्ले करना पड़ता है, तो वो सब चलते रहेगा। लेकिन ये अब जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें क्या क्या सुगबुगाहट है? किन-किन के नाम आगे चल रहे हैं, कम से कम बीजेपी से? बीजेपी से अभी तक सी बीजेपी ये सब बातें कभी निकलती नहीं है। बीजेपी में हुँ, नाम निकला यानी वो बंदा शायद नहीं होगा, तभी नाम निकलता है। और वो आप पत्रकार रह चुके हैं, आप पत्रकार हैं अभी भी मीडिया में, आप जानते हो जो हवाबाजी होती है बीजेपी में वो कभी होता नहीं है। तो मैंने वो नाम सोचना भी छोड़ दिया है, पूछना भी छोड़ दिया है, क्योंकि दैट पर इज ऑलवेज अ सरप्राइज। लेकिन एक चीज़ और जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जुड़ी हुई पूछना चाह रही थी कि अजीत दादा ने जब अपने बारे में कहा तो उन्होंने कहा, "इनका तो पता नहीं लेकिन मैं डिप्टी सीएम बन रहा हूँ।" इसका क्या मतलब था? तंज था ये शिंदे पर? ये इनडायरेक्टली तंज ही था कि भैया अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया, मेरा तो डिसीजन फाइनल है। और उनका मैसेज भी क्लियर था कि भैया आई एम विद बीजेपी, मैं भाजपा के साथ हूँ, इनका अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तीसरा, आप इसमें मैच्योरिटी देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी अजीत पवार की। ही हुँ, नोज व्हेन टू लाई लो, हाउ टू मैनेज थिंग्स। हुँ, ही नेवर, वो कभी भी पर्सनल ईगो नहीं लाते ये सब हुँ, चीजों में। उनका बिहेवियर देखिए, एंड सी, आई हैव ऑब्जर्व अजीत पवार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हुँ, ओके, उनका गवर्नेंस की एबिलिटी, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, गवर्नमेंट में फाइल कैसे पास होती है, किस तरह से होती है, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे हुँ। चीजें लीगली करनी है विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, वो उनको बराबर आता है। और वो एक्सपीरियंस के बाद उनको ये भी पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ही एड्स ऑन द टेबल इन एडमिनिस्ट्रेशन। हुँ, विधायक और वो सब तो एडिशनल है ही है, पॉलिटिक्स में वो लगता ही है, लेकिन ये जो बिहेवियर है कि मैच्योरिटी दिखाता है कि मैं इस तरह से बचकानी हरकत करके मस्ती नहीं करूंगा मुझे। और मैं अगर इसको थोड़ा ह्यूमर के साथ बोलूं, तो हुँ, अजीत पवार इज लाइक कि कॉफी चाहिए सर, आप कॉफी ले लीजिए, वो बाद में आपको कोल्ड कॉफी के बदले आपको 400 रुपए की डिश सर्व नहीं करेंगे जैसे हम स्टारबक्स में जाते हैं तो, लेकिन बाद में बोलेंगे कि सर आपको थोड़ा ऊपर आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम के ऊपर आपको चॉकलेट सॉस चाहिए, थोड़ा हुँ, टेस्ट कीजिए, नहीं हो तो ना बोल दीजिए। तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, आइसक्रीम भी दे दीजिए, उसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी दे दीजिए। तो बोलेंगे सर थोड़ा चोको चिप्स ऊपर डाल दे वे। तो हाँ वो भी डाल दो। सो ही नोज हाउ टू वेरी स्मार्टली हैंडल द रिलेशंस, और सामने वाले को एंटागोनाइज किए बिना, गुस्सा दिलाए बिना, प्यार मोहब्बत से
काम निकाल लेना खुद का भी और बैलेंस भी रखना, जबकि इन्होंने बहुत, एकनाथ शिंदे ने एकदम हार्ड नेगोशिएशन चालू कर दिया जो उद्धव ने 2014 में किया था। तो लेकिन दैट इज द डिफरेंस। लेकिन सुमित जी, अभी अब इतना तो क्लियर है कि गृह मंत्रालय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू तो ले लिया है बीजेपी से शिंदे ने अपने लिए। वो तो करना ही पड़ेगा ना। सी, अब बीजेपी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा है क्योंकि उनको भी शिंदे को साथ में रखना है, और शिंदे को साथ में रखना हो तो कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हम बाजीगर का डायलॉग देखें तो कुछ हार के कुछ जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, तो दोनों लोग अपने आप को बाजीगर समझेंगे अब। एंड दैट इज द पर बेस्ट थिंग इन पॉलिटिक्स। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में क्या है कि जो लूजर हो उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो लूजर है, क्योंकि उसको भी कुछ मिला है तो अच्छा ही है। और बहुत ही लेकिन पावरफुल मिनिस्ट्री, आप तो जानते हैं रेवेन्यू कितनी बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है। बिल्कुल, अर्बन डेवलपमेंट भी तो मिल रहा है शिंदे को। अरे अर्बन डेवलपमेंट की तो बात ही मत कीजिए, वो तो उनको दे दिया हजारों सामने से। हजारों करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स होंगे। हाँ, मैंने सुना है कुछ 2,40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है वहां। और ये इस बीच ये खबरें जो आ रही है सोशल मीडिया पर कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार गुट के सांसदों के भी संपर्क में, कुछ सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की है, कुछ सांसद पाला बदलने के चक्कर में, इसमें कितनी पुख्ता खबरें हैं। सिर्फ है तो सही, क्योंकि बाड़या मामा यानी यहाँ भिवंडी के एक सांसद है, बाड़या मामा कहते हैं उनको, मात्रे, सुरेश मात्रे शायद नाम है उसका, लेकिन पॉपुलरली उसको बाड़या मामा करके बुलाते थे, बुलाते हैं, थे नहीं हैं। तो वो मिलके आए देवेंद्र फडणवीस को। अभी दूसरा एक नाम सुनने में आया है, फिर सुनने में आया है कि दिल्ली में भी सांसद मिलके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद वहां प्रधानमंत्री जी को मिलने गए थे, ऐसे भी मेरे पास समाचार आए हैं। तो ये तो उससे जिसके पहले होगा ना अंदर, जब सरकार में हाँ, शामिल नहीं हुए थे। तो और उसके अंदर एक सांसद का जो नाम आया है वही सांसद है जिसका यू नो आखिरी वक्त पे लास्ट टिकट घड़ी दिया तक, था। हाँ, वो भी मैंने उनका नाम भी सुना है कि वो भी प्रधानमंत्री जी को मिलके आए थे, वो ग्रुप में वो भी थे। तो क्या महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत फ्लूइड है। और दूसरी चीज है कि इतनी भारी बहुमत आई है कि लोग चाहेंगे कि दे विल वांट टू बी विद द विनर्स। लेकिन दूसरी तरफ लग रहा है आपको कि शरद पवार का जो एनसीपी है उसमें बगावत हो सकती है, कुछ इधर आ सकते हैं इनके साथ, क्योंकि अब सबको पता तो चल मुझे गया कि एनसीपी कौन है। ये तो दोनों लोगों को पता चल गया ना, अब तो कंफर्म हो गया चुनाव में। मुझे तो इससे एक स्टेप आगे दिखाई दे रहा है। हम्म जो उद्धव सेना है उसमें से जो रश्मि सेना है, रश्मि सेना, उद्धव सेना के अंदर देयर इज अ रश्मि सेना। रश्मि हम्म सेना में दो विधायक है, एक आदित्य ठाकरे और एक वरुण सरदेसाई। हम्म ये दोनों को अगर निकाला, आदित्य ठाकरे और वरुण सरदेसाई को, और हम्म दूसरे एक हरून खान करके हैं, तो अभी हम ऐसे पकड़ लेते कि शायद वो भी उद्धव ठाकरे के साथ ही वफादार रहे शायद। हम्म तो बाकी 15 जो बचे हैं उसमें से भी 12-13 लोग शिफ्ट होने के पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उन लोग भी तो सत्ता में ही रहना चाहते हैं। हाँ, अभी इंतजार उन भी लोग किया उन्होंने। बीएमसी इलेक्शन, अभी अगर नहीं होता है, क्योंकि अब बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं, उद्धव ठाकरे ने अब सेक्युलरिज्म से पल्ला झाड़ छोड़ लिया दिया है। है, झाड़ हाँ, लिया है, और दूसरा सबसे बड़ी की बात है, अब वो वापस हिंदुत्व की तरफ आना चाहता है। बताइए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नहीं, हज पे जाके अब वो घर वापसी की तरफ चली। बताइए, अब मतलब घर वापसी, उद्धव हज तो ठाकरे करके आई, हज कहते हैं ना करने के इतना बाद सब। जन्नत नहीं मिला इसलिए घर वापसी कर रही है कि अब स्वर्ग में तो एंट्री मिले। लेकिन सुमित जी, सब कुछ लुटाकर अगर उद्धव ठाकरे होश में आए तो क्या मिला? मतलब आप नहीं, ये सोचिए। पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स है। सी, इसके अंदर लुटाने जैसा कुछ नहीं है, मिलना ही होता है। ये गैम्बल किया, गैम्बल नहीं सक्सेसफुल हुआ तो पलटी मारेंगे। हम्म सी, उनको क्या लगा कि कांग्रेस ने उनको उनको गाजर ये दिखा, उसी कहा उद्धव ठाकरे का कैलकुलेशन अभी गलत गया। जबकि अगर आप देखोगे तो लोकसभा चुनाव के वक्त तो उसके कैलकुलेशन बराबर बैठ गए थे। हम्म उसको जिस तरह से सीट आई, जिस तरह से बीजेपी की पिटाई हुई, जबकि इतना बड़ा राम मंदिर का वेव चल रहा था, 400 पार का वेव चल रहा था, हाँ, उसके बाद में भी बीजेपी की इतनी पिटाई हुई, उद्धव ठाकरे के लिए सक्सेस था। और व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट? क्योंकि उनको पता था कि एकनाथ शिंदे के साथ ग्राउंड काटर नहीं गया है, उसके साथ सिर्फ विधायक गए और सांसद गए हैं। हम्म ओके,
इवन एमएलसी और राज्यसभा के, वैसे भी राज्यसभा में तो दो ही है, एक संजय राउत है और एक प्रियंका चतुर्वेदी है। लेकिन एमएलसी जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, वो लोग भी शिफ्ट नहीं हुए थे। और नीचे जो की लोग थे एकनाथ शिंदे के, वो लोग शिफ्ट हुए, बाकी कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ था उसको। और दूसरा उसका, ही वॉज बेटिंग ऑन के जो बाल ठाकरे का ब्रांड है, वो ब्रांड चलेगा, और जिसका बेनिफिट उनको 2024 लोकसभा चुनाव में मिला भी है। ऐसा नहीं है कि उसको बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ग्राउंड मोबिलाइजेशन हुआ। दूसरा, मुझे, ये मेरा एक तर्क है कि उद्धव ठाकरे को लगा अब मैं अगर मुसलमानों के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता हूं तो मैं मुंबई का पूरा मुसलमान वोट भी अपने पास ले सकूंगा। शायद उन्होंने जो कैलकुलेशन किए होंगे वो बीएमसी के हिसाब से किए होंगे कि सब मुसलमान वोट मेरे पास आएंगे तो मैं कांग्रेस के साथ हेवीली नेगोशिएट करके बीएमसी मेरे हाथ में ले लूंगा। लेकिन जिस तरह से आरएसएस ने अतुल लिमय जी के मार्गदर्शन में मोबिलाइजेशन किया, जिस तरह से दूसरा सब कुछ हुआ जो हमने पहले भी चर्चा की है, उसके कारण उद्धव को अब झटका लगा, क्योंकि अब उसको पता है कि बाल ठाकरे एज अ ब्रांड इज नॉट बिगर देन हिंदुत्व। हिंदुत्व बड़ा ब्रांड है, बाल ठाकरे उसके अंदर नीचे दूसरे नंबर पे आता है। और अगर वो हिंदुत्व को धोखा देंगे, बिट्रे करेंगे, तो बाल ठाकरे के नाम पे वोट लेना डिफिकल्ट है। इसलिए वो वापस पलटी मार रहे हैं। और सुमित तो जी, इसका आपको याद इसका होगा कि इम्पैक्ट है ना, हाँ, इसका इम्पैक्ट बीएमसी इलेक्शन में देखने लायक होगा। लेकिन मेरा पॉइंट एक और है कि आपको याद होगा कि जब वक्फ बोर्ड पे वो जो संशोधन वाला बिल आया था और उद्धव ठाकरे के सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था, तो कैसे उद्धव ठाकरे के मातोश्री घर के बाहर मुसलमानों ने आकर धरना दे दिया था कि आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया, बाहर क्यों चले गए, बहिष्कार क्यों किया। तो उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से उनका समर्थन किया था कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा वक्फ बोर्ड को वगैरह वगैरह, तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? अभी 2 दिन पहले तो उनके बहुत बड़े मसीहा बन गए थे, नारे तकबीर लग रहे थे उनके लिए। और अब अगर वो उनको छोड़ के जाएंगे तो फिर तो ना घर के रहे ना घाट के, अब तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। हिंदुत्व के नाम पर भी लोगों को समझ में आ गया कि वो क्या है, और मुसलमानों को तो समझ में आ ही गया। नहीं, ये आपकी बात एकदम बराबर है। आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है, क्योंकि ये ही बिहेवियर राज ठाकरे का रहा। वो जब लॉन्च हुआ तो उत्तर भारतीयों की पिटाई की, उसके बाद में वो जालीदार टोपी पहन के फोटो निकाले, वो घुमा फिरा, बाद में अचानक उसने पलटी मारी और हिंदुत्ववादी बन गया। ये मैं सिर्फ धर्म और ये भाषावाद का बात कर रहा हूँ। मैं उसके पॉलिटिकल एलिजेंस, मोदी, प्रो मोदी, एंटी मोदी, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब उद्धव ठाकरे जो कर रहा है, अभी उसको ये करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जिस तरह से पिटाई हुई है अभी, और कांग्रेस ही, आप इस वही बीएमसी इलेक्शंस भी इसका रीजन है। इसका मेन रीजन है बीएमसी इलेक्शन। बीएमसी में आज कुछ नहीं तो 70-80 हजार करोड़ की एफडीज है। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कॉरपोरेशंस इन एशिया। बीएमसी का जो बॉम्बे सिटी का जीडीपी बजट, सॉरी बीएमसी का बजट है, वो कुछ अफ्रीकी देश के जीडीपी से ज्यादा है। बताइए। हाँ, तो तो फिर उद्धव ठाकरे और 1992, 93, 94 से बीएमसी शिवसेना की कैश काउ थी। जितना दोना था दोआ है, पैसा निकाला है, पैसे घर भरे हैं उन्होंने। ओके, अब वो उसको हाथ में से जाने नहीं देना है। तो उसने सोचा था, जो मैं आपको बोल रहा था, उसने सोचा कि ठीक है, मैं अब मुसलमानों के साथ रहूंगा। भाला साहब के नाम पे मुझे हिंदू वोट आएंगे, मराठी वोट आएंगे, और मुसलमान भी मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं मुसलमान के साइड में हूँ। उसको ये कैलकुलेशन नहीं था कि जब हिंदुत्व का वेव इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इतना प्रो मुसलमान होने लगेगा कि जो उसके साइड में थे, जो बाला साहब के आदर करते थे, बाला साहब के विचारधारा का के को पूछते थे, उन लोग सब उससे अलग हो गए। तो अब उसको पता है कि भैया अब दूसरा हो जाता है इसके अंदर। अब कांग्रेस उसके साथ हार्ड नेगोशिएट करेगी कि बेटा मैं तुझे क्यों मुसलमान सीट दूं। बीएमसी में 228 सीट्स है, वार्ड्स है, 228 सीट्स है काउंसिल में। बोलेंगे मैं क्यों तुझे मुसलमान सीट दूं, ये हमारी ट्रेडिशनल सीट्स रही है, तुझे देने की जरूरत ही क्या है। ओके, तो क्या करेगा उद्धव ठाकरे, और लोग भी उसको, मुसलमान को एक बार कांग्रेस ने पुट द फुट डाउन जैसे किया कि भैया हम तो देने वाले नहीं है, तुमको चाहिए तो तुम अलग से लड़ो। तो वो पहले इसलिए पलटी मार के अभी
हिंदुत्व की तरफ आ रहा है कि जो भी अब समेट सके अब दूसरे साइड से वापस समेटने की कोशिश कर रहा है। ये लेकिन पूरा अब अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स वाला गेम है। और उसको चाहिए। बहुत ऑब्वियस है, मतलब कुछ लोग तो अंदर खाने इस तरह का गेम खेलते हैं, लेकिन उधर तो पूरी तरह से बेनकाब हो गए इस खेल में। हाँ, लेकिन दोनों भाई का वही है ना, राज ठाकरे ने भी वही किया, उद्धव ठाकरे ने भी वही किया। आप गूगल राज कीजिए, ठाकरे की राज तो ठाकरे वैसे ही की वाट जालीदार लगी टोपी है। वाली मिलेगी, अचानक वो राज ठाकरे हिंदुत्व को तो वादी एक बन गया। स्थिति में बेटा भी हार गया विधानसभा चुनाव में, तो राज ठाकरे की तो मुझे लगता है राजनीतिक पार्टी जो है उसकी तो मान्यता भी रद्द हो सकती है। मैंने आपके एक शो में बोला भी था कि राज ठाकरे इज फ्रिंज, उसकी बात ही करने की जरूरत नहीं है, हम्म, क्योंकि वो फ्रिंज ही है। एंड अगर उद्धव ये करता है और अगर बीजेपी बराबर काम करती है, मोमेंटम रखती है बीएमसी इलेक्शंस में और हम्म, बराबर हैंडल करती है, तो उद्धव विल इफेक्टिवली बिकम सी। आज के तारीख में मैं जितना बात कर रहा हूँ लोगों से, मेरी सूत्रों से पता चल रहा है आज भी उद्धव का बीएमसी में फिर भी थोड़ा बहुत होल्ड है। आज हम्म, अगर इलेक्शन होते हैं तो 50-60 सीट तो उद्धव ले ही लेंगे आज के तारीख में, उतना हम्म, आ जाएगा उद्धव सेना को। लेकिन अगर यहां से उसने गलती की हम्म। और बीजेपी ने काम बराबर किया तो फिर शायद उद्धव की हालत और खराब हो सकती है। क्योंकि अब तो ये भी सत्य हो चुका है ना कि शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है, तो जब शिंदे की शिवसेना भी चुनाव लड़ेगी तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? और लोगों को तो दिख चुका है कि पहले इधर गए थे, पहले मुल्ला बन गए, अब फिर से हिंदुत्व की तरफ आ गए। तो लोग बेवकूफ थोड़े ही है, लोग देखते ही है ना, आकलन तो करते हैं ना कि ये नेता कर क्या रहा है। जिसकी अपनी कोई वो विचारधारा ही नहीं है, जहां देखो वोट के लिए भागा चला जा रहा है, तो फिर उसको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो सुमित जी, तो सबसे भुगतना ही बड़ी पड़ेगा। बात कि और अभी एकनाथ क्या है, शिंदे क्या हाँ, डिसीजन लेते हैं? अगर हम वापस अपने मुख्य मुद्दे पर लौटे, तो एकनाथ शिंदे क्या डिसीजन लेते हैं? फिलहाल तो सबकी नजरें उसी पर है। अभी मुझे वापस वो फिल्म याद आती है, कभी हाँ कभी ना। अभी भी उसका कभी हाँ कभी ना वाला ही चल रहा है। अब पता नहीं हसीना मान जाएगी या नहीं मानेगी, वो पता नहीं है। वो तो 8 बजे वो बता रहे हैं, तो 8 का 9 भी हो सकता है शायद, हमें पता नहीं। वो बीच में वापस एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, शायद उसको चेस्ट में पेन हो जाए, वैसा भी हो सकता है। उसका एक पूरा ईसीजी स्कैन के लिए, चेकअप के लिए भी वो, या कल सुबह तक भी वो सस्पेंस रख सकते हैं। लेकिन जितना मुझे पता चल रहा है कल सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेने वाले हैं। तो चलिए, हम अब इतना तो साफ हो ही चुका है कि देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ ही महाराष्ट्र के अगले सीएम है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन देखते हैं कि शिंदे किस तरह का डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सुमित जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। धन्यवाद।